तो कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारे नेटवर्क के बहुत सारे, मैं आपको 50% जो है हमारा नेटवर्क का कंप्लीट हो चुका है कोर्स, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि टीसीपी कनेक्शन और टीसीपी क्या है, मैंने आपको समझाया था। और ये पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। डिफाइंड सिस्टम क्या होती है और भी मैंने आपको समझाया था, कम्युनिकेशन वगैरह। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर एचओसी या फिर अगर हम कहें कि नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री की, तो ये सब कुछ जो है मैंने आपको बताया था कि क्यों और कैसे ये प्रोटोकॉल्स आने स्टार्ट हुए, कंप्यूटर के नेटवर्क के सिस्टम क्यों बनानी पड़ी इस तरह से प्रोटोकॉल के थ्रू, फिर वो कहाँ से बने, वो सब कुछ जो है नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेटवर्क के बारे में आपको समझाया था कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में प्रोटोकॉल किन किन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस लेकर काम करता है, कितने तरह के मैंने आपको टाइप्स को बताए थे। ओके, तो इन सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम बात करते हैं बाइनरी सिस्टम्स की। तो बाइनरी भी मैंने आपको बताई थी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी आपको मैंने समझाया था कि हमारा टीसीपी यूडीपी के साथ साथ क्या क्या हमें हमारा प्रोटोकॉल जो है परफॉर्म करता है, ये भी बताया था। तो इसकी भी वीडियो जो है नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये डेटा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, एक्सचेंज क्या होता है डेटा का, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर एड्रेस फॉर्मेट बताया था कि हमारा प्रोटोकॉल डेटा फॉर्मेट तो जब होता है तब उसका सिस्टम कैसे यूज़ करता है। दूसरा जो फॉर्मेट होता है एड्रेस फॉर्मेट भी देखता है। ओके, तो ये क्या होता है, किससे यूज़ होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, एड्रेस मैपिंग वगैरह मैंने आपको समझाया था, एड्रेस मैपिंग क्या होता है। अब राउटिंग भी मैंने कहा था कि राउटिंग क्या होती है, कैसे ये होती है। ओके, तो ज़्यादातर मैंने राउटिंग के बारे में सब कुछ जो है वो पहले से डिटेल में समझा कर रखा हुआ है। आज हमारा जो है डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर क्या होता है, इसको ये जान लेते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर नाम से ही उसका काम पता चल जाता है। तो अगर मुझे कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, राउटर हो या कोई भी ऐसा डिवाइस जो एक दूसरे को वायर या वायरलेसली मुझे कनेक्ट करना है, तो पहले जो है दोनों को डिटेक्ट करने वाली सिस्टम, जिसको टीसीपी आईपी या तो फिर लॉजिकली भाषा में कहे तो कनेक्शन पहले बनना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मुझे ब्लूटूथ से किसी और दूसरे के अंदर ब्लूटूथ का डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले मुझे ब्लूटूथ कनेक्शन जो है सक्सेसफुली कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को ट्रांसमिशन करने के लिए डिटेक्ट करता है। ओके, तो उसकी प्रोसेस पहले पूरी होती है। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आता है डेटा की ट्रांसमिशन, मतलब कि डेटा को ट्रांसफर करना। और उसी ट्रांसफर डेटा के अंदर अगर एरर आ जाए तो ये कैसे डिटेक्ट कर लेता है हमारा प्रोटोकॉल। ओके, तो ये आज हमें ये समझना है। ओके, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि टीसीपी आईपी जो मॉडल है पूरा ओएसआई मॉडल पहला बेस है, फिर बाद में टीसीपी आईपी मॉडल आया। तो ओएसआई मॉडल के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारा नेटवर्क लेयर और हमारा डेटा लिंक लेयर, ये तीनों के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मानी गई है। ओके, अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों लेयर के ऊपर ही पूरा जो है नेटवर्क की पूरी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ किसको किस तरह से डेटा भेजना है, ये सब कुछ। रही बात फिजिकल लेयर की, तो वो जो है वो बाइनरी डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रिकल या तो फिर यूँ कहें कि ऑप्टिकल कनेक्शन में वो भेज देता है। ओके, लेकिन हमारा जो लेयर जो होती
आज हम ये जो डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोटोकॉल के अंदर ये क्या करता है। ओके, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको भी मैं वन बाय वन लेकर आऊँगा, लेकिन इतना अभी क्या समझना है कि ट्रांसमिशन एरर क्या होती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि ट्रांसमिशन एरर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है।
तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन इज नेसेसरी ऑन नेटवर्क वेयर डेटा करप्शन इज पॉसिबल। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरर डिटेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ज़रूरी हमारे नेटवर्क होते हैं तो कहाँ से डेटा जो है करप्ट हुआ है, डेटा कहाँ से जो है आधा छूट गया है या तो फिर वो कम्प्लीटली नहीं मिला है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और वो फाइल डाउनलोड करते वक्त आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए या फिर आपका इंटरनेट बंद हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन कनेक्शन आपका टूट जाता है या फिर सामने वाला का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बंद हो जाता है, फिर से आप कनेक्शन जैसे ही रिकनेक्ट करते हो तो वहाँ से ही डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से आपका सिस्टम जो है छोड़ कर चला गया था आपका कनेक्शन। तो कैसे होता है, क्योंकि ये जो है एरर डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से उसकी प्रोटोकॉल की एल्गोरिथम के अंदर वो लास्ट सेगमेंट को ढूंढता है कि वो लास्ट सेगमेंट कौन सा है। क्योंकि डेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1 GB का हो, 15 GB का हो, कितना भी डेटा क्यों बड़ा ना हो, तो वो डेटा को जो है वो करप्ट ना हो, इस वजह से ये जो है हमें रखना जरूरी पड़ता है। पहले के ये जो कंप्यूटर होते थे, पहले के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी इस तरह के कंप्यूटर के अंदर। ये जो है 1959 का और 1956 के अंदर इनको पता था कि ये प्रॉब्लम आती है और इनको जो है सॉल्व करने के लिए कोई उनके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि टोटली एनालॉग सिस्टम थी। या तो फिर सक्सेस होता है, डेटा भेजता है, तो फिर वो डेटा जो है करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, तो हम जो है डेटा का एक ट्रांसमिशन एरर क्या होता है, देखिए डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमेशा एक कॉमन अप्रोच होता है, कॉमन सिस्टम होता है। कॉमन
सीधी सी बात है कि अगर मेरा डेटा सामने वाले के पास सक्सेसफुली पहुंचता है तो वही मेरा जो है एक मेन सक्सेसफुली टास्क होगा, और वही हमें चाहिए होता है हर कंप्यूटर की डिवाइस को या कुछ भी हो। तो CRC ऑफ डेटा एरिया इज एडेड एंड ऑफ पैकेट। ओके, तो उसमें ये जो है CRC करके एक करप्शन रेट कंटेंट होता है, वो जो होता है कि आपका लास्ट एंड पैकेट को ढूंढता है वो। जैसे कि 1 GB का डेटा मैंने किसी और से ले रहा हूँ या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ, या तो फिर किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भेज रहा हूँ या फिर वो डाउनलोड कर रहा है। तो जैसे ही कुछ इसमें केबल खराब हो गया, कुछ भी हो, एक कनेक्शन टूट गया और मेरा जो है 400 MB का डेटा रह गया है डाउनलोड करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो कैसे होता है? तो ये जो होता है एंड ऑफ पैकेट, मतलब जहाँ से कनेक्शन का लास्ट पैकेट जो है, लास्ट डेटा छोटा है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर जितने भी है उन सभी की जो है प्रोसेस फिर से शुरू करता है, और वहीं से आपका रिज्यूम होता है आपका डाउनलोडिंग करना। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से आपको देखनी होती है। अब हम देखते हैं कि ये आगे आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास अगर ये चीज़ ना होती तो हमें ये पता भी ना होता कि कैसे हमें इसको सेट करना है। तो ऐसे में हमारी डेटा की फाइल या हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है अगर इसको फिर से रिज्यूम करना है तो फिर कम्प्लीटली इसको वो डेटा जो है मुझे ट्रांसफ़र किया हुआ कम्प्लीटली उसी के सीक्वेंस के वाइज नहीं मिलता है, तो मेरा जो काम जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो मेकिंग इट पॉसिबल फॉर रिसीव टू डिटेक्ट डिफरेंट कॉज बाय करप्शन। ओके, तो डिटेक्ट करते हैं हम डिफरेंस यूज के लिए और करप्ट वगैरह जो भी हमारा डेटा होता है वो। ओके, तो हम जब रिसीवर रिजेक्ट करता है ओके पैकेट को, अगर कोई भी हम ध्यान से देखोगे तो हमारा डाउनलोडिंग जो होता है कभी कभी फेल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि तो यहाँ पर ये जो पैकेट जो होता है वो CRC और अरेंज करता है, तो किसके लिए करता है? ट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो रीट्रांसमिशन मतलब कि अगर हमने कोई डाउनलोड की है आज बहुत लंबी फाइल, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं और रोक देते हैं, फिर दूसरे दिन हम इसको रिज्यूम करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का एक जगह से दूसरी जगह पर हम डेटा भेजते हैं, या तो फिर एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने डाउनलोड मैनेजर यूज़ किया है या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ किया है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो होता है वो एक तरह का री ट्रांसमिशन जो सबमिशन होता है, जो टास्क होता है, वो एरर को डिटेक्ट करके फिर वो फिर से शुरू करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। ओके, तो इससे हमारे सक्सेसफुली एक डेटा हमारा कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। ओके, ये 1974 से इस प्रोटोकॉल को ध्यान से देखा गया है और उसका यूज़ भी काफ़ी किया गया है, और आज भी इसका इम्पोर्टेंस होता है, सभी के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई डेटा एक कंप्यूटर से निकल कर दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो वो डेटा भी कम्प्लीटली उसी को दूसरे कंप्यूटर के अंदर मिलना जरूरी है। ओके, तो ये जो इस तरह के थे वो 1971 के अंदर कमांड बेस्ड कंप्यूटर थे। ओके, और उसी के अंदर जो भी हम कनेक्टिविटी करते हैं, इस तरह के कंप्यूटर काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। आज के ज़माने के अंदर जो डेटा है काफ़ी हेवी हो गए, काफ़ी बहुत बड़े हो चुके हैं। अगर हम एक फ़ोटो भी क्लिक करते हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर तो वो 4 MB का 5 MB का होता है। ओके, ज़रा सोच कर देखिए कि अगर कोई हिस्सा
इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हो और वो डेटा काफ़ी टेराबाइट में है, उस टेराबाइट के डेटा को किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, ये तो फिर 1 GB है। ये डेली हम कितने सारे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, ये सब कैसे होता है। तो इन सभी डेटा काफ़ी कम्प्लीटली वही डेटा सेव होकर दूसरे को मिले, इस वजह से जो है हम यूज़ करते हैं हम अपने इस प्रोटोकॉल की सर्विस को, जो TCP/IP में इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे स्विच हो इंटरनेट के अलावा भी, अगर आप स्विच में भी कोई यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, सिर्फ 4 कंप्यूटर है और बीच में डिवाइस है, ओके। तो ये जो है एक कंप्यूटर सी है और एक कंप्यूटर ए है। सी कंप्यूटर मैंने कहा था कि जिसको डेटा भेजना है वो स्विच उसे कोई भेजेगी, ओके, क्योंकि स्विच जो है मैक एड्रेस पर काम करती है। स्विच कैसे काम करती है मैंने आपको समझा दिया, क्या है ये समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो है एक डेटा यहाँ से गया और यहाँ से आ रहा है, ओके। तो वो जितना डेटा मान के चलते हो 1 GB का डेटा है, तो ये 1 GB का डेटा इसको मिलेगा, लेकिन 1 सेकंड में सब कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, 1 GB की जो है बहुत छोटे पार्ट में जो है डेटा वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, और उन्हीं पार्ट के ऊपर IP हेडर और मैक हेडर ये दोनों लगाता है, ओके। तो मैक हेडर IP हेडर लगने के बाद जब तक उसको कम्प्लीटली डेटा नहीं मिलता है तब तक जो है वो फाइनल जो है वो रिजल्ट मैसेज इसको नहीं भेजता है। तो अगर जैसे जैसे एक डेटा जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता जाएगा, और स्विच भी यही काम करती है, क्योंकि स्विच को सिर्फ पैकेट और मैक एड्रेस को डेटा भेजने का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके अंदर भी वैसा मॉडल है, इसके अंदर भी वैसा मॉडल, इसके अंदर भी वैसा मॉडल नहीं, लेकिन अभी ये सेंड करने वाला बना है, ओके, और ये जो है रिसीव करने वाला डिवाइस बना है। तो अगर आपने दोनों के बीच में देखा है कनेक्शन, तो इस तरह से ही होगा, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, कुछ इस तरह से भी आपको ध्यान से समझना। तो ये तब तक आपका डेटा मिलता रहेगा जब तक आपका बीच में से कोई स्विच ना बंद हो जाए, केबल खराब ना हो जाए, या फिर सामने वाले का कंप्यूटर बंद ना हो जाए, या फिर आपका कंप्यूटर बंद ना हो जाए। तो ये जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर फिर से आप कनेक्शन करते हो, फिर से री डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर भी कोई इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर 5 कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर पांचों कंप्यूटर में से एक ये कंप्यूटर जो है डेटा रिसीव कर रहा है, ओके, और एक है जो सेंड कर रहा है। तो जो सेंड कर रहा है वही मेन TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसके हर एक डेटा का छोटे पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेता है। इवन हमारे राउटर जो होते हैं और स्विच जो होते हैं, इसी मेथड का जो है सपोर्टिव उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर भी खुद के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके अंदर भी OSI TCP/IP प्रोटोकॉल होते हैं। इस वजह से ये सेफ्टी और काफ़ी रिलायबल हमारे सिस्टम्स होते हैं। अकेला कंप्यूटर के अंदर ही नहीं होता है, इनके अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, देखिए, स्विच से जो है स्विच को सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करने से लेना देना है। स्विच के अंदर सिस्टम जो है वो ये नहीं जानता कि किसने जो है कितना डेटा भेजा। स्विच ये जानती है कि डेटा मुझे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और किसको ट्रांसफ़र करना है। राउटर को जो है स्विच के मैक एड्रेस से लेना देना होता है, लेकिन स्विच के अंदर कितने डिवाइस कनेक्ट किए हैं इसको राउटर को लेना देना नहीं होता। राउटर को सिर्फ IP एड्रेस से लेना देना होता है, ओके। एड्रेस IP टेबल आपको बनाना जो काम होता है वो राउटर का होता है। राउटर को उसके अंदर डेटा कितना है, कौन सा है, कैसा है, ये सिर्फ IP एड्रेस और IP हेडर से ही वो दिखता है। लेकिन राउटर को से मैक एड्रेस जितने भी है कंप्यूटर के, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। स्विच जो होती है वो जो है वो IP से ही वो जो राउटर को देती है, और फिर उसके आगे के राउटर को जो है इस राउटर का IP एड्रेस मिलता है। तो वो वेट करता है, ओके, उस रिप्लाई का।
तो अगर वो इसका रिप्लाई मिल जाता तो वो सेगमेंट जो है वो क्लियर हो जाता है और वो आगे डेटा भेज देता है। इस तरह से जो है हमारा इंटरनेट चलता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा एक कंप्यूटर से निकल कर वो जो डेटा निकल रहा है, ओके, ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, तो इन ट्रांसफर की सेफ्टी के लिए एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी होता है। इस वजह से जो है वो एरर करेक्शन करता है। ओके, ये टीसीपी प्रोटोकॉल्स में होता है। ये एक्नॉलेजमेंट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अभी इतना समझो कि हर एक एक छोटे छोटे कनेक्शन का डेटा का उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तभी आपका जो डिटेक्शन होता है, एरर चेकिंग होती है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर के अंदर भी होता है, स्विच के और राउटर के अंदर भी प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस होती है। ओके, तो आईपी हेडर, मैक हेडर, ये मैक हेडर ज़्यादा स्विच के अंदर प्रोसेस होती है, आईपी हेडर का ज़्यादा प्रोसेस राउटर के अंदर होता है। स्विच जो है अपने अंदर मैक टेबल बनाती है। अगर आपकी लेयर 2 स्विच है तो, और आज के टाइम के अंदर लेयर 3 स्विच ज़्यादा यूज़ होती है, तो लेयर 3 स्विच में राउटर की भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, राउटर की भी सर्विस आती है, तो एक स्विच और राउटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे कहते हैं लेयर 3 स्विच। ओके, तो इसके अंदर हमारा जितने भी कंप्यूटर के जैसे हमारे कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर के, वैसे जैसे जब मैक टेबल बनाती है, और जैसे जैसे हमारा राउटर कनेक्ट हो, राउटर आईपी टेबल मिलता है। ओके, तो जितने भी हमारा कनेक्शन, हमारी कनेक्टिविटी होती है एक जगह से दूसरी जगह पर हमें कनेक्ट करती है, जैसे कि ये ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको आईपी एड्रेस मिलेंगे राउटर के अंदर, और राउटर से भी यही देखता है कि यहाँ से वो डेटा आया तो मुझे आगे भेजना है। ओके, ये होता है राउटर का काम। अगर राउटर के पास 5 तरह की कनेक्शन होते हैं और उसने गूगल लिखा होता है, तो राउटर को पता है कि ये जो है मेरे दोनों, ये मेरे इंटरनल नेटवर्क है, लेकिन राउटर जो है आगे और 3 कनेक्शन के अंदर भेजेगा, जहाँ से जल्दी रिप्लाई आएगा वो अपने सेव कर लेगा। फिर वहाँ से जो है वो www.google.com का वो उसका जो सेगमेंट उसके अंदर राउटर के अंदर वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है। कहने का मतलब कि राउटर से राउटर भी कनेक्ट किए जाते हैं, तब भी वो जो है एक्नॉलेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो राउटर के और स्विच के अंदर एक्नॉलेजमेंट, एरर डिटेक्टिव फंक्शनलिटी और भी बहुत कुछ जो है इन दोनों के अंदर अलाउ होता है, और इनके ऊपर तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यही ऐसे भी 2 डिवाइस है, इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जितने भी कनेक्शन हैं उन सभी के अंदर ये चीज़ें प्रोटेक्शन डेटा के लिए ये चीज़ होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने जरूरी होती है। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एक्नॉलेजमेंट की हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे, इस सिस्टम को बनाने के पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई भी आपको पिछली वीडियो की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और आप कंप्लीटली समझिए, क्योंकि सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, मैं ज़्यादा डीपली समझाता हूँ। ओके, तो थैंक यू। टेक्नोलॉजी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो, न्यू सेशन के अंदर। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।